Hello everyone. Welcome to the new session of Cell Structure and Function Part 4. So in this session, we are going to study about the endomembrane system, right? So क्या होता है ये endomembrane system? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है हमारे 4 डिफरेंट ऑर्गेनल्स से बना होता है। अगर मैं इसके 4 डिफरेंट ऑर्गेनल्स की बात करूं तो इसमें आते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फर्स्ट ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ साथ जो दूसरे ऑर्गेनल्स हैं वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो है वो लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये चारों ऑर्गेनल्स को मिलाकर जो है हम बनाते हैं, यानी कि सेल्स में जो है ये एक सिस्टम बनता है जिसको हम नेम देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आर डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर structure and function. Many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated, है ना। तो जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उनका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है ना, और उनका फंक्शन भी कुछ डिफरेंट सा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनल्स आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनल जो चीज सिंथेसाइज करेगा ना वो दूसरे के लिए जो है वो यूजफुल होगा, राइट। और इसके साथ जो यहाँ पर ये कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करेंगे वो नेक्स्ट पास किया जाएगा दूसरे ऑर्गेनल्स को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे कुछ जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपस में ना बड़े कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम करते हैं। सो मेनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें से कुछ जो है एक सिस्टम की तरह काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं। तो इसमें से देखिए कौन कौन से हैं, ये हमने पहले ही बता दिया था कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इन चारों ऑर्गेनल्स के मिलने से बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सो दे वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय पॉटर एंड थॉमसन। तो सबसे पहले जो है पॉटर एंड थॉमसन ने साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा जिसको उन्होंने बताया कि ये तो कुछ डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, और उन्होंने उसका नाम भी दिया एंड वर नेम्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय पॉटर। तो इसमें से पॉटर ने इनको नाम दिया 1953 में, डिस्कवर्ड कर लिया था 1945 में। तो इस पे बहुत सारा काम किया होगा कि लाइक हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो किसी एक सेल में ही तो देखने को नहीं मिला, ऐसा तो नहीं है कि ये सभी सेल में प्रेजेंट है या नहीं है, है ना। तो जब ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर कर ली तो 1953 में सारा डिटेल्ड जो है इंफॉर्मेशन मिल गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और इसको एक अलग ऑर्गेनल जो है वो कंसिडर किया गया, और पॉटर ने इसका नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो पॉटर ने इनको नेम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अब इसके बाद जो है दीज आर द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स ऑफ चैनल। ये जो है ना मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल थे, यानी कि ऑर्गेनल ऐसा जो मेम्ब्रेन का बना हो और काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, है ना, एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ चैनल्स, और इसमें बहुत सारे ना ऐसे चैनल्स भी बनते हैं हमें दिखाई देते हैं। These are present in metabolically active cells। ये ऐसे सेल्स में पाए जाते हैं जो काफी मेटाबॉलिकली एक्टिव हो। एक्चुअली देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है ना। अभी हम इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरीके के हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलते हैं, राइट? स्मूथ एंड रफ। अब ये रफ क्यों होते हैं? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, तो इनका जो अपीयरेंस होता है काफी रफ जैसे दिखता है ना? अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये कैसे हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके ऊपर कोई भी ऐसे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। ठीक है? तो जो रफ वाले हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं, जिनमें कि आपको कोई भी जो है राइबोसोम्स अटैच होते नहीं दिखाई देते, और इनमें जो है अ, हार्मोन्स और लिपिड की सिंथेसिस होती है। सो इनका देखिए, ये इसीलिए कहा गया ये कि काफ़ी मेटाबॉलिकली एक्टिव है। एक प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और एक लिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और आपको पता ही होगा कि प्रोटीन और लिपिड कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारे सेल के लिए। सो सम अदर सेल एक्सेप्ट द एग, मैच्योर आरबीसी, एम्ब्रियोनिक सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। तो चलिए हम इसके एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो अब ये देखिए, मैं न्यूक्लियस क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? न्यूक्लियस इसलिए ड्रॉ करना पड़ रहा है मेरे को यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियस से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं, इसकी मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, है ना? ये बिल्कुल ऐसे साइटोप्लाज्म में तो पड़े होते हैं, लेकिन इनका कहीं न कहीं अटैचमेंट जो है वो आपको दिखाई देता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है? सो ये जो है मैं पूरा नहीं ड्रॉ करूँगा, जस्ट टू शो। ओके, दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होती है और बीच-बीच में आप देख सकते हैं कि गैप्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो है वो क्या है? न्यूक्लियर पोर। ये पोर की काफ़ी उपयोगिता होती है कि जो भी चीज़ सिंथेसाइज़ होती है, वो फिर बाहर इसी पोर के थ्रू निकल आती है। तो अब इसमें जो है वो डीएनए जो है वो एक क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा, राइट? और आपको यहाँ पर जो है वो एक राउंड सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, एंड इसके अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस का। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, राइट? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चलिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसीलिए ये स्पेस यहाँ पर इसी का कंटिन्यूअस होता है, ये ऐसे काफी जो है वो ट्यूब्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देंगे। ओके, सो लाइक दिस, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक आध मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। ओके, सो इस वाले पे जो है वो छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स देखिए ऐसे अटैच्ड हैं। ये इसके पार्टिकल्स यहाँ पर अटैच्ड हैं। तो ये पार्टिकल्स जब अटैच हो जाते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या हैं? दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। तो जब राइबोसोम्स इसके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, तो इसका सरफेस जो है वो काफी रफ सा अपीयर होता है, राइट? ये काफी रफ सा अपीयर होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहां पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है, तो ये जो है वो आपका स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को हम जो है शॉर्ट में जो है SER, है ना, इसको हम SER से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको RER, रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये वाला जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जबकि ये स्मूथ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये है आपका हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स एंड लिपिड सिंथेसिस, ये है लिपिड सिंथेसिस के लिए। ठीक है, सो चलिए हम आगे फिर इसके बाद देखते हैं। Electron microscope studies of the eukaryotic cell reveals the presence of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. This is called the endoplasmic reticulum. तो कब जो है इस तरीके के स्ट्रक्चर की देखने की जो जिज्ञासा थी ना, वो साइंटिस्ट में हुई शुरू। जब इन्होंने सेल को लिविंग स्ट्रक्चर ऐसे देख लिया ना, तो इनको समझ में आया कि यस, इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हैं, प्रेजेंट है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब उस देखने के लिए, उस चीज को देखने के लिए टाइम टू टाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप जो थे वो जो है वो काफी डेवलप होते गए, और जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, इसने तो सेल बायोलॉजी में जो है ना रिवोल्यूशन कर दिया। रिवोल्यूशन करने का मतलब है कि वो सब चीज जो है वो स्ट्रक्चर के जो ऑर्गेनल्स है ना, उनके अंदर के स्ट्रक्चर्स को भी वो बहुत क्लियरली विजिबल कराने लगा। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है, अब देखिए ये रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ था तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो सेल के अंदर की जो चीजें थी ना, जो नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर्स थे ना, वो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगे, और तभी पॉटर ने उसको नेम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ था, इन्होंने उसको नेम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेंस ER डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। अब ER जो है ना, वो दो डिस्टिंक्ट जो है वो कंपार्टमेंट बनाता है। देखिए ये कौन से कंपार्टमेंट है, अगर मैं एक यहां पर रफ सा ऐसा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, राइट। सो ल्यूमिनल साइड का मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, वो ल्यूमिनल साइड है। ल्यूमिनल साइड यानी कि इनसाइड इनसाइड द ER, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की बात कर रहे हैं। एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड, अब ये देखिए इसके बाहर है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड यानी कि साइटोप्लाज्म। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड यानी कि क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, सो ER को इस तरीके से अगर आप देखना चाहें तो इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसके स्पेस को। ER के अंदर वाला जो स्पेस है वो हम कहेंगे ल्यूमिनल साइड है, यानी कि इनसाइड द ER, और इसके बाहर वाला जो स्पेस है वो है आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड, यानी कि जो साइटोप्लाज्म जहां पर है। The ER often shows the ribosome attached to their outer surface. ओके, ये हमने अभी ड्रॉ करके भी दिखाया था कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे छोटे छोटे पार्टिकल्स जब अटैच हो जाते हैं, और वो छोटे पार्टिकल्स क्या हैं, राइबोसोम, तो इनका स्ट्रक्चर काफी जो है ना रफ सा अपीयर होता है। ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ये रफ सा है, और इसीलिए इसको नेम दे दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
क्या नाम दिया गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखिए, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है ना, राइबोसोम्स हैं ये, राइबोसोम्स। और ये जो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, लेकिन अगर यही राइबोसोम्स एब्सेंट हो तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखाई देगा? इसका सरफेस जो है वो काफी ऐसा स्मूथ सा दिखाई देगा, है ना, स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको हम SER, है ना, SER के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। So in the absence of ribosome, they appear smooth and are called as smooth endoplasmic reticulum. RER is frequently observed in the cell, actively involved in protein synthesis and secretion. तो ऐसे cells जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, है ना, काफी ज्यादा इन्वॉल्व हैं, वो आपके जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो कर रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे कि RER बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल रहा है। या फिर ऐसे सेल्स जो कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन कर रही हैं, है ना, उनमें भी आपको RER देखने को ज्यादा मिलेगा। So RER is frequently observed in the cells that are actively involved in the protein synthesis and secretions. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. So this is also very, very important. They are extensive. Extensive means widely spread in the cytoplasm and continuous. They are continuous with outer membrane. ऐसा नहीं है कि बीच बीच में उनके कई गैप्स मिल जाएंगे, नहीं, देयर इज नो गैप्स, है ना, इट इज कंटिन्यूअस with the outer membrane of the nucleus and it is attached to the outer membrane of the nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर एंड इनर। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन के जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ये अटैच होता है। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipid. ये ना लिपिड जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में सिंथेसिस होती है। कौन सी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर कोई भी जो है वो राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER. एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ लिपिड जैसे ना स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर पोर जैसे चीजें हैं जिसके थ्रू जो भी इसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है ना, वो जब RNA बनाता है तो RNA की तो जरूरत बाहर है, तो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये बाहर साइटोप्लाज्म में निकलकर ये mRNA आ जाता है। राइट, ओके। अब ये जो देखिए, अब यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये क्या बनाते हैं, इसके अंदर जो है राइबोसोम्स जो है यहां पर ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। कहां पर? ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसाइड द ल्यूमेन। अभी हमने देखा था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो कंपार्टमेंट हो सकते हैं। Inside the endoplasmic reticulum, that is the luminal side, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइड। ओके, बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म है वहां पर है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ल्यूमिनल साइड, और इनसाइड जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो है
ल्यूमिनल साइट, ल्यूमिनल साइट। तो ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? वो हो रही है इसमें, ल्यूमिनल साइट में। ओके। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है यहाँ पर, है ना, नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है वो है गोल्जी apparatus। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, और क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है हमने यहाँ पर ये भी देख लिया। अब ये है नेक्स्ट ऑर्गेनल जो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, वो है गोल्जी apparatus। तो कैमिलो गोल्जी 1898, है ना, फर्स्ट ऑब्जर्व द डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास ना इन्होंने देखा कि एक काफी रेटिकुलर सा स्ट्रक्चर जो है वो हाईली स्टेन्ड है न्यूक्लियस के अंदर। क्या हो सकता है ये? These were later named by Golgi bodies after him। ये ना एक डॉक्टर थे, इन्होंने मेडिसिन की स्टडी की थी, और इनका काफी काम जो है ना न्यूरॉन्स के ऊपर था, यानी कि नर्वस सिस्टम के ऊपर था। और ये कंटिन्यूअस जो है ना इसी के ऊपर जो है वो रिसर्च करते रहे। इन्होंने गोल्जी बॉडीज के सारे इन्स एंड आउट के बारे में जो है वो काफी स्टडी की, और फिर बाद में इन्होंने एक जो है वो इसको, जो डार्क स्टेन सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था न्यूक्लियस के पास, उसको एक ऑर्गेनल्स का नेम दिया, है ना, गोल्जी बॉडीज। और ये गोल्जी वर्ड उन्हीं के नेम से आया है, कैमिलो गोल्जी, आप देख सकते हैं। इसलिए जब भी आप लिखेंगे गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus, आपका गोल्जी में जी जो है वो कैपिटल होना चाहिए। They consist of many flat disc-shaped sac or cisternae of 0.5 micro to 1 micrometer। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बने होते हैं। तो इन्होंने बात की कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना उसके पास प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए अगर हमारा न्यूक्लियस ये है, ठीक है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, और अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब यहीं पर जो है ना न्यूक्लियस के पास आपको ऐसे हाईली स्टेन सा स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है। और इसके ऐसे वेसाइकल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड एज गोल्जी बॉडी। इसमें आपको वेसाइकल्स, दीज आर द वेसाइकल्स एंड दीज आर द सिस्टर्नी। ये जो पैरेलल जो मेम्ब्रेनस स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, एक के साथ एक जो है वो पैरेलल अटैचमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो है आपके सिस्टर्नी कहलाते हैं, सिस्टर्नी। ओके। एंड इसका जो न्यूक्लियस वाला जो के करीब का पार्ट होता है ना, एक पार्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के नजदीक है, तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सिस फेज, सिस फेज। और जो न्यूक्लियस से दूर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफेज, ट्रांसफेज। ट्रांसफेज का मतलब होता है मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। और सिस फेज जो होता है वो आपका कहलाता है एंट्रेंस फेज। ओके, सो दिस इज अबाउट द गोल्जी बॉडी। नाउ दे आर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, है ना। इस तरीके से आप देखेंगे कि इसके जो सिस्टर्नीज है ना, इस तरीके से पैरेलली जो है एक दूसरे के पैरेलल ऐसे अटैच होते हैं। इनकी साइज छोटी बड़ी हो सकती है ना। जो सिस फेस की तरफ होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, पर जैसे जैसे ये ट्रांस फेज की तरफ बढ़ता जाता है इसका साइज बड़ा हो जाता है। लेकिन जो है ये सभी आप देखिए पैरेलल स्टैक्ड में है, पैरेलल स्टैक्ड स्ट्रक्चर। Okay, now the varied number of cisternae are present in the Golgi complex। ये कोई फिक्स नहीं होता कि इतने ही नंबर के सिस्टर्नी जो है वो प्रेजेंट होंगे, ये वेरी करते हैं,
है ना। सो सिस्टर्नी जो है वो वेरी करते हैं। गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सेस ऑफ फॉर्मिंग फेज, है ना। ये फॉर्मेशन फेज या फॉर्मिंग फेज कहलाता है, ये है आपका सिस फेज। और जो है आपका इधर वाला पार्ट जो होता है ना, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस फेज। ट्रांस फेज, या फिर हम इसको बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन, अभी क्यों नेम दिया गया है इसको, सिस फेज को जो है वो हम फॉर्मिंग फेज जो कहते हैं ना, क्यों कहते हैं इसको फॉर्मिंग फेज? अभी हम इसको देखेंगे कि हम इसको क्यों बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, और इसको मैच्योरेशन फेज क्यों बोलते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है। The cis and the trans phase of the organelle are entirely different but interconnected। ये ना, जो आपका सिस फेज की जो सिस्टर्नी है और जो ट्रांस फेज की सिस्टर्नी है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन आपको बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिलेगा। होता क्या है कि जो सिस फेज की जो सिस्टर्नीज होती है ना, वो वेसाइकल्स को रिसीव करने का काम करती हैं। कौन सी वेसाइकल्स? अब ये देखिए, यहां से कोई वेसाइकल आ रही है जिसके अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई प्रोटीन सिंथेसाइज की गई है। वो धीरे 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 आती है कहां पर? सिस फेस के सिस्टर्नी के पास, है ना। ये देखिए यहां पर ये सिस फेस है और ये जाकर इसके अंदर मर्ज कर जाती है। तो मर्ज जब करती है तो इसकी प्रोटीन जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है। अब ये जो प्रोटीन अंदर आती है तो इसका कुछ मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन के बाद जो है वो वेसाइकल्स ऐसे बाहर निकाल दिए जाते हैं और फिर वो एंटर करती है कहां पर? नेक्स्ट सिस्टर्नी में। अब नेक्स्ट सिस्टर्नी से अगेन कुछ मॉडिफिकेशन होता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और बाहर निकाल के बाद वो फिर नेक्स्ट जो है सिस्टर्नी उसमें एंटर कर जाती है, फिर उसके बाद निकलती है और फिर जो है वो अगले वाले में एंटर कर जाती है। तो बाद में इसके बाद जो यहां पर वेसाइकल्स निकलती है ना, यहां पर उसमें जो प्रोटीन होगी वो प्रोटीन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन हो चुका है ना। ये जो है वो सिस फेज में एंटर करने वाली है और ये वाली जो वेसाइकल है वो ट्रांस फेज से निकलने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें काफी मॉडिफिकेशन सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। सो द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटीरियल। तो अब ये काम क्या कर रही है? ये मटीरियल्स को पैकेज करने का काम कर रही है ना। कोई भी चीज आ रही है उसको पैकिंग का काम कर रही है। एंड कहां पे कर रही है? जिसको डिलीवर करना है आइदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। या तो इसको किसी और जगह पर इसको भेजना है या फिर इसको वहीं दूसरे सेल में इसको सीक्रेट आउट करना है। ये इसका फंक्शन होता है। Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuses with the cis phase of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase। तो हमने देखा कि किस तरीके से ER से निकलने वाला जो वेसाइकल है वो सिस फेज के गोल्जी apparatus में एंटर करता है और फिर मैचुरेशन फेज की तरफ मूव करता है। एक वेसाइकल से जो एक वेसाइकल निकलती है सिस्टर्नी से और नेक्स्ट सिस्टर्नी में एंटर कर जाती है, फिर नेक्स्ट से निकलती है यानी कि सेकंड से निकल के थर्ड में जाती है, थर्ड से निकल के फोर्थ में जाती है और एवरी स्टेप्स पे उसका कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिस्टर्नी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, सिस फेज की जो सिस्टर्नी होती है वो ट्रांस फेज से बिल्कुल ही अलग होती है। तो ये जो कंपार्टमेंट हमें देखने को सिस्टर्नी के फॉर्म में अलग अलग गोल्जी apparatus में देखने को मिल रहा है, इनका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। So this explain why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसीलिए बहुत नजदीक होती है क्योंकि इससे निकलने वाला जो वेसाइकल है ना, इसको उसे रिसीव करना है और रिसीव करके जो है वो आगे दूसरे ऑर्गेनल्स को भेजना है या फिर सीक्रेट आउट करना है।
तो इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक ही, न्यूक्लियस के नजदीक ही जो है ये गोल्जी apparatus जो है वो पाए जाते हैं। A number of proteins synthesized by the ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the transphase. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन बन रही है, क्योंकि राइबोसोम्स इसके सरफेस पे अटैच्ड है, तो इसके ल्यूमेन के अंदर जो वो प्रोटीन बना रहे हैं ना, उसका यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफाई करने के बाद जो है वो रिलीज कर देते हैं अपने ट्रांसफेज से। सो गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो बनते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिस फेज वाला स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो है वो ट्रांसफेज है। ये वेसाइकल्स निकल रही है ट्रांसफेज से, यहाँ पर वेसाइकल एंटर कर रही है ना, फॉर्मिंग फेज, और ये जो है वो मैच्योरिंग फेज या फिर ट्रांसफेज के नाम से हम जिसको जानते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वेसाइकल्स निकल कर जा रही हैं गोल्जी apparatus में, और गोल्जी apparatus से फिर जो भी सिक्रीटरी वेसाइकल्स है जो सेल के बाहर सिक्रीशन करना है ना, वो देखिए सेल के बाहर तक पहुंचाई जा रही है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनल है हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का वो है लाइसोसोम, राइट। So these are the membrane bound vesicle structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. तो ये जो है ऑर्गेनल्स जो है वो कहाँ बन रहे हैं? ये बन रहे हैं गोल्जी apparatus के द्वारा, यानी कि वेसाइकल्स ऐसे जिनमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसको ये वेसाइकल्स के फॉर्म में बाहर निकाल देती हैं, और अब ये जो वेसाइकल है वो लाइसोसोम्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि लाइसोसोम का जनक जो है वो गोल्जी apparatus है। The isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. इसके पास हर तरह के एंजाइम्स हैं, है ना, हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। तो ये जो है लाइपेजेस जो होते हैं वो लिपिड को जो है वो डिग्रेड कर सकते हैं, प्रोटीएजेस प्रोटीन को डिग्रेड कर सकते हैं, और जो है कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड कर सकते हैं, और ये कोई ना कोई एक्टिव पीएच पे जो है वो एक्टिव होते हैं, है ना, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं ज्यादातर। सो दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि जो भी बायोमोलिक्यूल सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, उसको ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो आखिर क्या आवश्यकता है ऐसे ऑर्गेनल्स की? इसके बाद जो है तो अग इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम्स जो होते हैं, कई बार सेल के अंदर की कुछ चीजें होती है ना, वो जैसे ऑर्गेनल ही कोई है, वो जो है वो डीके कर रहा है ना, कोई ना कोई डैमेज हो गया, इंटरनल डैमेज हो गया, जिसके साथ कोई माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, अब उसको जो है वो धीरे धीरे वहां पे डेड कर रहा है। तो अब देखिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसे खाने की चीज है और वो जो है वो डीके कर रही है, तो वो कोई बीमारी फैला सकती है। तो इसी तरीके से सेल के अंदर भी जो ऑर्गेनल्स हैं जो कि डैमेज हो गए हैं, उनका रिमूवल बड़ा जरूरी है। तो वो ये ऑर्गेनल यानी कि लाइसोसोम उस ऑर्गेनल के पास जाता है और उस पूरे ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर देता है। हम्म कई बार क्या होता है कि कुछ सेल्स भी होती हैं वो डैमेज कर जाती हैं। अब उस डैमेज सेल्स को जो है वो बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है ऐसे सेल्स को बाहर निकाल देना। तो क्या होता है कि सेल्स जो है ना, जो लाइसोसोम्स है ना, वो अपने सेल के ऊपर ही वो सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज कर देता है और धीरे धीरे अपनी ही सेल को जो है वो डाइजेस्ट कर देता है। तो अब तो ये पूरे जैसे कहा गया ना कि खुदकुशी करने वाली बात हो गई, है ना? उसने अपने ही सेल को खत्म कर दिया। यस, इसी वजह से हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, क्योंकि अगर लाइसोसोम सिक्रीट करेगा वो सारा का सारा सब्सटेंस, तो अगर जिस सेल को वो खत्म कर रहा है उसी सेल का तो हिस्सा वो भी है। सो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन लाइसोसोम्स को पता है कि इस सेल को जो है वो यहां से हटाना काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
इस वजह से वो क्या करता है कि अपने पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ जो है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनल्स देखिए क्या आता है, वैक्यूल्स। वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो आपने देखा होगा कि वैक्यूल्स जो है वो दोनों ही तरह के सेल्स में आपको दिखाई देते हैं। प्लांट के सेल्स की अगर हम बात करें तो प्लांट के सेल्स में जो है वो वैक्यूल्स काफी बड़े साइज के प्रेजेंट होते हैं। अगर ये प्लांट सेल है, सीओ इसकी सेल वॉल है, और इसके अंदर हम ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अगर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वैक्यूल्स जो है वो इसके अंदर यहाँ पर ऐसे हमें दिखाई देते हैं। ये बड़े साइज के ना वैक्यूल्स हैं, और ये वैक्यूल्स जो हैं वो फिर यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह होते हैं। तो अब न्यूक्लियस की पोजीशन जरा देखिए, पेरिफेरी की तरफ आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इतने ज्यादा बड़े ये जो वैक्यूल्स है ना, इनका साइज देखिए वैक्यूल्स का, 50 टू 90% कई बार एरिया जो है ना ये वैक्यूल्स द्वारा जो है सेल का कैप्चर कर लिया जाता है ना। सो इस वजह से ये जो है वो प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरह चला जाता है। अब वहीं अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में आपको जो है वैक्यूल्स, ये न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, और वैक्यूल्स हैं जो आपके थोड़े यहाँ पर प्रेजेंट होते हुए ऐसे दिखाई देंगे, है ना। ये काफी छोटे साइज के होते हैं और इनके नंबर भी 1 या 2 हो सकते हैं। सो दे कंटेन वाटर। अब इन वैक्यूल्स में प्रेजेंट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो इसमें जो वो सारे चीजें प्रेजेंट होती हैं, जैसे वाटर प्रेजेंट होता है, सैप प्रेजेंट होता है। प्लांट जो है ना, प्लांट के पास, प्लांट सेल के पास कोई भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिमूवल के लिए ऑर्गन नहीं होता है ना, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि इनके पास जो वेस्ट मटेरियल है वो नहीं बन रहा है, बन रहा है, पर वो वेस्ट मटेरियल निकालने का कोई जो है ना तरीका नहीं है। तो प्लांट सेल क्या करता है, सारा वेस्ट मटेरियल जो है ना वो इसी वैक्यूल्स में ले जाकर इकट्ठा कर देता है, और सेल के पास जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं ना, वो भी वैक्यूल्स में ले जाकर इकट्ठा कर देते हैं। एक्स्ट्रा वाटर जो है उनके सेल के अंदर, वो भी वैक्यूल्स में ले जाकर इकट्ठा कर दिया। और जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ती है, जब उनको जरूरत पड़ती है कि नहीं ये जो है सब्सटेंसेस की तो अभी हम जरूरत है, तो वो वैक्यूल से वापस भी ले लेते हैं, ठीक है। सो द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम पर्टिकुलर नेम देते हैं, उसको नेम देते हैं हम टोनोप्लास्ट। In plant cell, the vacuoles can occupy 90% of the volume of the cell। तो देखिए यही हमने बात की थी कि ये प्लांट सेल में काफी बड़े साइज के होते हैं, इतने बड़े कि ये 90% जो उसका एरिया है ना प्लांट सेल का, वो ग्रहण कर सकते हैं। Or in plants, the tonoplast facilitate the transport of a number of ions and other material against the concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. तो जो भी materials है ना, जो ion है, वो सभी transport करके जो है वो vacuoles में डाल दिए जाते हैं। तो इसका concentration gradient जो होता है वो काफी बढ़ जाता है, right? सो वैक्यूल से की अगर आप तुलना साइटोप्लाज्म से करेंगे ना, तो इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काफी हाई होता है। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर आप अमीबा की बात करें तो अमीबा के साथ ना, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर एक अलग सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये वैक्यूल जो कहलाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो है अमीबा के जितना भी वेस्ट वाटर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है ना, ये सारा इकट्ठा करता है और टाइम टू टाइम इसको सेल के बाहर रिलीज आउट कर देता है। तो देखिए ये वाटर बैलेंसिंग का काम कर रहा है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। In many cells, as in protists, the food vacuoles are formed by the engulfing the food particle। और जैसे कोई फूड पार्टिकल जब आ जाता है तो इसके यहाँ पर जो है ना, ये
इस तरीके से कैप्चर कर लिया जाता है और इसका साइटोप्लाज्म इस तरीके से मिक्स हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रोटिस्ट में जो है वो फूड वैक्यूल्स इस तरीके से बनते हैं। ये भी एक तरह के जो है वो वैक्यूल्स हैं। इसी के साथ जो है ये हमारा सेशन अब यहीं पे एंड होता है। आज हमने जो है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में देखा कि किस तरीके से एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।